अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वीडियो स्टडी विद बीआरडी में आप सबको खुशामदीद। ईएनजी 201 की लेक्चर सीरीज का आज हमारा 34वां लेक्चर है, हाउ टू अवॉइड कॉमन राइटिंग प्रॉब्लम्स। यानी राइटिंग करते हुए कोई भी प्रपोजल लेटर आप लिख रहे हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और उनको अवॉइड किस तरह किया जाएगा। सबसे पहली चीज है राइटर्स ब्लॉक। यानी कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है, हमें भी बिजनेस राइटिंग इस लेवल पे पहुंचे तो नहीं है, लेकिन जो कोई अगर जॉब करते होंगे कभी उन्हें लिखना पड़ा तो उनके साथ भी होता होगा। लेकिन ऐसे ही लिखते लिखते इंसान बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, रुक जाता है, अचानक से स्टक हो जाता है कि आगे क्या लिखा जाए। ठीक है, ये प्रॉब्लम होती है। अब हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए तो ये चीज नॉर्मल है, हमें इसका इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा। हाँ, पेपर में हो सकता है ऐसा कि अगर हम इस तरह हो जाए कि लिखते लिखते क्वेश्चन इंसान ब्लैक हो जाता है, ठीक है, ब्लैंक हो जाता है। अब मुझे बताएं कि अगर एक राइटर बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लिख रहा है, कोई प्रपोजल लिख रहा है, कोई जो है उसे जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लिखना है, तो उसके लिए ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो सकती है। ठीक है, फिर ब्लॉक हो जाना कि अचानक सेम टाइम पे आप बिल्कुल स्टक हो जाते हैं, आपको नहीं पता चलता कि नेक्स्ट अब मुझे आगे क्या लिखना है। ठीक है, तो अब ये चीज जो कहलाती है ये राइटर्स ब्लॉक है। अब राइटर ब्लॉक किस वजह से होता है, इसके उन्होंने यहाँ पे कुछ फैक्टर्स बताए हैं। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ वेल डिफाइंड पर्पस, पुअर नॉलेज ऑफ ऑडियंस और लैक ऑफ ऑडियंस। इन्होंने यहाँ पे ये चार जो है बड़ी वजूहत बताई हैं। ठीक है, तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन कि आपने जो रिसर्च की है वो आपकी पुअर है, यानी जब आप लिखने से पहले अपनी रिसर्च ही नहीं मुकम्मल करोगे हैं, तो फिर उस वक्त आपकी वो स्टक तो होगा आप। ठीक है, जब आप ऐसे कर रहे हो कि दो लफ्ज लिख रहे हो फिर आप कुछ सर्च करने जा रहे हो, तो समझ लो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो आपने अपनी इन्फॉर्मेशन की पूरी नहीं की हुई, इस वजह से आप जो है स्ट्रक हो रहे हो बार बार। दूसरी चीज इन्होंने जो बताई है वो है लैक ऑफ वेल डिफाइंड पर्पस। ठीक है, जो आपके लिखने का पर्पस है, जो आप कम्युनिकेशन करने के लिए जिस वजह से आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, जब तक आपका वो क्लियर नहीं होगा, आपकी जो राइटिंग है उसमें फ्लो नहीं आ सकता। ठीक है, आपकी राइटिंग में फ्लो लाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि मैं इस कम्युनिकेशन से क्या हासिल करना चाहती हूँ, मुझे सामने वाले को कन्विंस करना है या जस्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। अगली चीज है पुअरली एनालाइज्ड ऑडियंस। यानी जब आपने अपनी ऑडियंस को ही एनालाइज नहीं किया होगा, आपको पता ही नहीं होगा कि मेरी ऑडियंस किस लेवल की है, उनका एजुकेशन लेवल क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, तो उस वक्त फिर आप कैसे सामने वाले से बात कर सकते हो। अब मुझे सामने वाले से अगर बात करनी हो, मुझे उसके बारे में पता ही ना हो कि वो है कौन, कहाँ से है, कितना मुझे जानता है, तो मैं उससे कैसे बात कर सकता हूँ। यही बात राइटिंग में भी आती है कि राइटिंग करते हुए जब आप अपनी ऑडियंस के के लिए कोई चीज लिख रहे हो, तो जब आपको उनके नॉलेज लेवल का, उनके बैकग्राउंड का पता ही नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है आप स्टक हो जाओगे, आप ब्लॉक हो जाओगे। अगली चीज है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अब ये अपनी एबिलिटीज पे बात आ गई है कि ये बहुत बड़ा कॉमन फैक्टर है राइटर्स ब्लॉक का, कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। जब आप ये सोचते हो कि मैं कम्युनिकेट इफेक्टिवली कर ही नहीं सकता, तो आप नहीं कर सकेंगे। सबसे पहले आप खुद को इतना कॉन्फिडेंस दें कि आई कैन डू। जब आप ये सोच लेंगे और खुद पे ट्रस्ट करेंगे कि आई कैन डू, यू विल डू एनीथिंग। सही है। अगली चीज़ है कि सिस्टमैटिकली अप्रोच, अगर राइटिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन करने के लिए जो है वो यूज़ की जाए, तो आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। सिस्टमैटिकली लिखना शुरू करें, यानी सारी चीज़ें एक तरीके से वही बात की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की जाए, मेरी ऑडियंस कौन है, ठीक है, मुझे मेरा पर्पज़ क्या है, ये सारी चीज़ें सिस्टमैटिकली अप्रोचेज़ अगर इस्तेमाल की जाएँ, तो क्या होता है उससे कि आपकी ये जो प्रॉब्लम्स हैं कॉन्फिडेंस की या एनालाइज़, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, ये हल हो सकती हैं। ठीक है, ये तो राइटर ब्लॉक की एक प्रॉब्लम हमने पढ़ ली। अगली चीज़ है प्रॉब्लम जो आएगी राइटिंग में, वो है ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम, यानी ऑर्गेनाइज करने की चीज़ों को। हमने ऑर्गेनाइज किस तरह किया था, क्या हमने पहले लिखा, दूसरे में क्या लिखा, हमने ऑर्गेनाइज अपनी प्रॉब्लम जो है, ऑर्गेनाइज अपनी उसको जो स्टेटमेंट है उसको ऑर्गेनाइज किस तरीके से किया था। यानी और ये प्रॉब्लम जो है तब पता चलती है जब हम फाइंड कर रहे होते हैं, फिर एडिटिंग में, एडिटिंग के दौरान, एडिटिंग फेज में ये चीज़ डिस्कवर की जा सकती है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, हमने किस तरह जो है वो चीज़ों को फिक्स किया था। अगर हमें पता चल जाए एडिटिंग के दौरान कि हमारी क्या प्रॉब्लम हुई है, क्या हमारा फ्लो ठीक है या नहीं है, ठीक है, तो फिर हम उसको फाइंड करके फिक्स कर सकते हैं। और एडिटिंग में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिटिंग करते हुए हमें ये चीज़ देखनी चाहिए। ठीक है, जैसा कि अब मैं फॉर एग्जांपल आसान चीज़ बता देती हूँ कि राइटिंग में नहीं, लेकिन यहाँ पे अब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, रिकॉर्डिंग में मैं फ्लो में बोल रही होती हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं कौन सी चीज़ जो है डबल बोल गई या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन एडिटिंग करते हुए जब हम इसको दोबारा से सुनते हैं, प्रूफ रीडिंग कह सकते हैं, ठीक है, तो जब वो कर रहे होते हैं तो उस वक़्त पता चल जाता है इंसान को कि अच्छा ये चीज़ मुझे यहाँ पे नहीं बोलनी चाहिए थी, उसको एडिट कर दिया जाए, यहाँ पे मेरी स्क्रीन सही नहीं आ रही, इसको एडिट कर दिया जाए। यानी कि एडिटिंग में आपने ये चीज़ देखनी है कि मैंने चीज़ को ऑर्गनाइज़ अच्छे से किया है या नहीं। ऑर्गनाइज़िंग की जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो कब हल होती हैं? एडिटिंग के दौरान। इसलिए एडिटिंग के दौरान इन प्रॉब्लम्स पर जो है वो अपना कंसंट्रेट रखना चाहिए। अगला प्रॉब्लम है पंक्चुएशन का। पंक्चुएशन की प्रॉब्लम क्या होती है कि पंक्चुएशन में आपने जैसे जो है वो ग्रामर की गलतियाँ कर दी हैं, ठीक है, लफ्ज़ों की गलतियाँ कर दी हैं। तो कहते हैं कि एक्यूरेट पंक्चुएशन डज़ नॉट इंश्योर एक्यूरेट कम्युनिकेशन। यानी आपकी अगर आप सिर्फ़ ये नहीं कह सकते कि आपकी पंक्चुएशन अच्छी है,
तो आपने एक्यूरेट कम्युनिकेशन की है, यानी सारी चीजें पंक्चुएशन पे नहीं होती, बट एक्यूरेट कम्युनिकेशन इज ट्रेमेंडसली इनहेंस्ड बाय एक्यूरेट पंक्चुएशन। लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि एक एक्यूरेट, एक अच्छी कम्युनिकेशन करने के लिए किसी हद तक अगर आपकी पंक्चुएशन अच्छी है तो वो इनहेंस हो जाएगी। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ पंक्चुएशन से ही आप एक्यूरेट कम्युनिकेशन कर सकते हो, लेकिन एक बहुत बड़ा किरदार है पंक्चुएशन का भी कि वो आपकी कम्युनिकेशन को एक्यूरेट टू द पॉइंट बना देता है। ठीक है, तो कहते हैं कि पंक्चुएशन को जो है वो देखने के लिए, पंक्चुएशन टेस्ट करने के लिए वो कहते हैं फर्स्ट विदाउट लुकिंग एट द करेक्ट वर्जन विच फॉलोज टू सी हाउ विल यू नो पंक्चुएशन, कि आपको पंक्चुएशन को किस तरह से देखना है, हर चीज के लिए आप फोकस करोगे। ठीक है, यानी आप एक तरीके से सबसे पहले मुझे स्पेल जो है सारी चीजों के देखने हैं, फिर मुझे देखना है कि मैंने टेंसेस सही यूज किए हैं या नहीं, यानी एक एक चीज करके आप देखना शुरू करोगे और फिर आप अपनी सारी चीजों की पंक्चुएशन की प्रॉब्लम हल करोगे। फिर अगली चीज है रीडेबिलिटी प्रॉब्लम। अब रीडेबिलिटी प्रॉब्लम से बहुत से लोग अनफेमिलियर होते हैं, इस चीज को ज्यादातर नहीं जानते लोग। ठीक है, बज वर्ड है, लोगों के लिए मुश्किल वर्ड है, अननोन वर्ड है। ठीक है, कहते हैं रीडेबिलिटी ये होती है कि आपका प्रोजेक्ट, आपकी जो लिखी हुई चीज है वो इस काबिल है कि सामने वाला उसे पढ़ सके और अंडरस्टैंड कर सके। यानी कि रीडेबिलिटी ये है कि आप जिस तरीके से, जिस जो सोच रख के आप लिख रहे हो, आपके पढ़ने वाले को भी वो सोच पहुंचे। अगर ऐसा है तो वाकई आपका जो डॉक्यूमेंट वो रीडेबल है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो वो रीडेबल नहीं है। देखिए गनिंग फॉग इंडेक्स, ये इन्होंने एक जो है फार्मूला यहाँ पे बताया हुआ है कि जिससे आप पता कर सकते हो कि मेरी ऑडियंस का ग्रेड स्केल क्या है, यानी मुझे किस हिसाब से जो उनकी रीडिंग एबिलिटीज जानने के लिए कि आप क्या करेंगे कि अपने पहले देख लेंगे कि मेरा जो टेक्स्ट है, यानी कि जो मैंने राइटिंग की है उसके तकरीबन आप एक पैरा ले लेंगे, उसमें जो 100 जो वर्ड्स का लंबा होना चाहिए वो पैरा, या तकरीबन आसपास के वर्ड्स का होना चाहिए। ठीक है, ये लेने के बाद आपने क्या करना है कि काउंट कर लेने हैं उसके अंदर से नंबर, उसके सेंटेंस जितने हैं। ठीक है, कितने सेंटेंस में वो एक पैरा बना हुआ है, 3 सेंटेंस है, 4 है, 5 है, 6 है, जितने भी सेंटेंस है। ठीक है, सेंटेंस की आपने देख लेना है। फिर वो कहते हैं कि आपने एवरेज देखनी है सेंटेंस की, कि एक सेंटेंस कितना लंबा है। अब एवरेज किस तरह देखेंगे कि हर सेंटेंस के अंदर जितने वर्ड्स है ना उनको गिनेंगे। ठीक है, आप एवरेज देख लेंगे कि मेरा हर सेंटेंस तकरीबन 15-15 वर्ड्स पे है या 16-16 वर्ड्स पे है। ठीक है, देख लिया आपने। उसके बाद कहते हैं कि काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स व्हिच हैव 3 और मोर सिलेबल्स, यानी आप उस सेंटेंसेस में के अंदर से आप वो लफ्ज देख लो जिन जो 3 या 3 से ज्यादा सिलेबल्स पर है, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग, ऐसे वर्ड्स। ये इसमें सिलेबल्स कितने हैं? 3 है। अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, इस तरह के जो 3 या 3 से ज्यादा सिलेबल्स के वर्ड्स हैं उनको अलग कर लो। वो कहते हैं कि इससे आगे जाके आपने कौन कौन सी चीजें इसमें काउंट नहीं करनी जो कैपिटलाइज्ड की गई हैं। ठीक है, यानी कि किसी का नाम वगैरह हो गया तो उनको आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, उसके अलावा आपने जो है वो 3 सिलेबल्स वाले वर्ड्स जो हैं वो साइड पे कर लिए। अब वो कहते हैं कि ऐड द नंबर ऑफ एवरेज सेंटेंस लेंथ टू द नंबर ऑफ 3 सिलेबल वर्ड्स इन द कॉन्टेक्स्ट, कि एवरेज सेंटेंस जो लेंथ आपने देखी थी ना, के सेंटेंस की लेंथ के लिहाज से आपने जो नंबर निकाला था कि मेरा हर सेंटेंस 15 नंबर का है, उसको ऐड कर देना है आपने 3 सिलेबल वर्ड्स में। ठीक है, ऐड कर देना है। उसके बाद आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है पूरे सम को, यानी इन दोनों का जो सम आएगा कि आपका एक सेंटेंस 15, ठीक है, 15 वर्ड्स का था, और आपने ये देख लिया कि मेरे टोटल उस पूरे पैराग्राफ में 15 वर्ड्स ही थे 3 सिलेबल्स। ठीक है, टोटल 30 हो गया। तो अब 30 को, यानी दोनों का मिला के 30 बनाना, इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपने 0.04 से। ठीक है, तो जो रिजल्ट आएगा वो फॉग इंडेक्स है। यानी इससे वो कहते हैं कि इफ यू प्लेस इट ऑन द स्केल ऑफ 1 to 20 यू विल एबल टू हैव द अप्रोक्सीमेट रीडिंग लेवल रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट, यानी कि आपको पता चल जाएगा इससे कि आपका टेक्स्ट को समझने के लिए सामने वाले को कितना पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये एक फार्मूला इन्होंने बताया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया कि उन्होंने जो कहा है। आगे चलते हैं राइटिंग स्टाइल प्रॉब्लम्स, कि राइटिंग स्टाइल में कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। कहते हैं स्टाइल इज द रिजल्ट ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी कि आपका पूरा सेंटेंस बनने के बाद जो एक सामने आती है उसकी लुक, वो उसका स्टाइल कहलाता है। ठीक है, वो कहते हैं कि अब सेंटेंस स्ट्रक्चर को आसान बनाने के लिए और इजी बनाने के लिए कुछ मतलब चीजें यूज होती हैं, और 4 बेसिक टाइप्स सेंटेंस की। सबसे पहले होता है सब्जेक्ट और वर्ब को मिला के सेंटेंस बनता है। द प्रोग्रामर क्विट्स, प्रोग्रामर ने एक चीज छोड़ दी। ठीक है, इसमें अब एक सब्जेक्ट है जो काम कर रहा है, काम करने वाला, और वर्ब है, बस इन दोनों को मिला के जो है सेंटेंस बन गया। तीसरा सब्जेक्ट है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये एक मुकम्मल सेंटेंस इसे कहते हैं, और सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, द प्रोग्रामर किक्ड द टर्मिनल, प्रोग्रामर इसका सब्जेक्ट हो गया, किक्ड इसका वर्ब हो गया, टर्मिनल इसका ऑब्जेक्ट हो गया। आगे है सब्जेक्ट लिंक्ड वर्ब और कंप्लीट कंप्लीमेंट सेंटेंस। द प्रोग्रामर फेल्ट सिक, अब प्रोग्रामर सब्जेक्ट है, ठीक है, और फेल्ट, फेल्ट क्या है? लिंक्ड वर्ब है, लिंक्ड वर्ब है, यानी जो असल वर्ब होता है महसूस करना, फील से फेल्ट बना है, तो ये लिंक्ड वर्ब है। लिंक किससे कर रहा है? ये सब्जेक्ट से वर्ब कर रहा है, लिंक कर रहा है। तो सिक अब क्या है इसका?
कॉम्प्लीमेंट आ गया, यानी हम सामने वाले को बात कर रहे हैं ना, कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, एक कॉम्प्लीमेंट के तौर पे बात हो रही है, किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि जो हमारा प्रोग्रामर है वो बीमार फील कर रहा है, अच्छा फील नहीं कर रहा, तो ये कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस है, एसएलवीसी। आगे सब्जेक्ट, वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और फिर आगे पूरा ऑब्जेक्ट। यानी प्रोग्रामर गिव द इंजीनियर अ हेडेक, यानी प्रोग्रामर ने इंजीनियर को हेडेक दे दिया। अब यहाँ पे देखें, प्रोग्रामर एज सब्जेक्ट हो गया, गिव वर्ब हो गया। अब इंजीनियर और हेडेक दोनों बातें जो है वो उसके बारे में हो रही हैं, जो सामने वाले के बारे में, ठीक है, उसको हेडेक हो गया। अब ऑब्जेक्ट जो है, इसमें इंजीनियर जो है वो इसका क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और हेडेक जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हेडेक असल में बात हेडेक पे हो रही है, इसलिए उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, इंजीनियर, यानी इंजीनियर को हेडेक हो गया। अब कहते हैं कि ये 3 किस्म के सेंटेंस होते हैं, इसको आपने याद रखना है, और ये एमसीक्यूज के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं हमने ऊपर एडिटिंग की बात की थी ना कि एडिटिंग करनी है, तो कहते हैं कि हाउ यू एडिट योर वर्क, एडिटिंग करते हुए किस तरह आपने किन-किन चीज़ों को देखना है। मैंने कहा था ना कि अपनी प्रॉब्लम्स को देखते हुए हमें एडिटिंग में सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो एडिटिंग किस-किस तरीके से हो सकती है। वो कहते हैं कि आपने इन सारी चीज़ों को देखना है कि ऑर्गेनाइजेशनल लॉजिक, कि मैंने ऑर्गेनाइज़ करते हुए क्या लॉजिक ज़हन में रखा था कि पहले मुझे इंट्रो देना है, देन मुझे प्रॉब्लम देनी है, देन सॉल्यूशन देना है, कि आपने लॉजिक क्या यूज़ किया था। ठीक है? कि देयर वर्क शुड बी हैव ऑर्गेनाइजेशनल लॉजिक, उसके पास एक लॉजिक होना चाहिए। तो इसकी सबसे बेहतर चीज़ ये है कि क्रोनोलॉजिकली यानी इवेंट वाइज़ आप जो है वो उसको अरेंज करें। ठीक है? दूसरी चीज़ है मैकेनिकल डेवलपमेंट ऑफ द टॉपिक, यानी कि टॉपिक्स को एक मैकेनिकल तरीके से, वही कि एक उनके पैराग्राफ के दरमियान, सेंटेंस के दरमियान ट्रांजिशन लिंकेज होना चाहिए। उनको आपस में लिंक करके एक मैकेनिकल तरीके से जो है वो आप टॉपिक्स को जो है वो डेवलप करेंगे। अगली चीज़ है राइटिंग स्टाइल, कि आपका राइटिंग स्टाइल क्या था, क्या सोच के आपने जो है वो आप परसुएसिव तरीके से लिख रहे हैं, आपको सामने वाले को कन्विंस करना है या सिर्फ इन्फॉर्मेशन कन्वे करनी है। तो ये जो आपका, अगर आपने किसी को कन्विंस करना है, कोई प्रोडक्ट और आइडिया बेचना है, तो फिर आप परसुएसिव लिखेंगे, और अगर आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन कन्वे करनी है तो फिर परसुएसिव ना हो, लेकिन आपका न्यूट्रल होना चाहिए फिर। ठीक है? उसके बाद है क्वालिटी ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट, कि आपकी मैन्युस्क्रिप्ट जो आपकी राइटिंग है उसकी क्वालिटी क्या है। ठीक है? उसकी क्वालिटी यानी कि उसका विजुअल क्या अट्रैक्टिव होना चाहिए। अब एक बंदा है ना, सबसे पहले उसकी नज़र आपकी ओवरऑल लुक पे पड़ती है। अगर आपका पेज देखने में कॉम्प्लिमेंटेड लग रहा है, वो कॉम्प्लिकेटेड, तो वो कभी भी नहीं पड़ेगा। तो क्वालिटी मैन्युस्क्रिप्ट की बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपको पता होना चाहिए कि आपका जो लिखा हुआ है वो क्लियर हो। ठीक है? क्लियर हो, बहुत ज़्यादा जो उसमें सब कुछ भरा हुआ ना हो, और रिपोर्ट में उतनी डिटेल होनी चाहिए जितनी सामने वाले को ज़रूरत है, और लिखने वाले को बेहतर तरीके से पता होता है कि कितनी डिटेल हुई तो सामने वाले की ज़रूरत पूरी हो सकती है। ठीक है? ओवरलोडेड नहीं होना चाहिए, टॉपिक क्लियर होना चाहिए, अंदर सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, तो आप ये सारी चीज़ें आपकी जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसकी क्वालिटी को ज़ाहिर करती हैं। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी का कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।